हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम टाइम आ गया ना, अब तो सबको डर लग रहा होगा, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। इसीलिए आज की क्लास स्पेशली हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचर्या का क्वेश्चन आज हमने लिया है और हम आज उसके क्वेश्चन और आंसर कैसे लिखने हैं वो डिटेल में आपको बताएंगे। तो हमारे सभी स्टूडेंट्स का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का भी आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी और आने वाले एग्जाम्स में भी ये काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सामान्य परिचर्या में 2019 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो ये आपका सामान्य परिचर्या का क्वेश्चन पेपर है, टोटल 100 मार्क्स का और समय रहता है 3 घंटे का। लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 20 मार्क्स एक क्वेश्चन के रहते हैं और 3 घंटे में आपको कोई भी 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पे जो 7 प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या पूछा गया है। शल्य क्रिया के पूर्व एवं पश्चात कर्मों में परिचारिका के उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्या करना है, शल्य क्रिया यानी जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होनी होती है तो सर्जरी से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं और सर्जरी के बाद क्या क्या तैयारियां होती हैं या कैसे रोगी की देखभाल होती है, उन सब के बारे में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर में हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव फेज, पोस्ट ऑपरेटिव फेज और इंट्रा ऑपरेटिव फेज क्या होता है पहले जान लीजिए। शल्य क्रिया के पूर्व जो फेज रहता है उसे प्री ऑपरेटिव फेज कहा जाता है, यानी सर्जरी होने से पहले जो पीरियड रहता है जब पेशेंट का एडमिशन हुआ, डिसीजन हुआ कि इस पेशेंट की एक सर्जरी होने वाली है, कोई भी ऑपरेशन होने वाला है, तो उस समय से लेके ऑपरेशन शुरू होने के ठीक पहले तक का जो समय रहता है उसको प्री ऑपरेटिव फेज कहा जाता है। यही यहाँ पे भी लिखा है, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वेयर डिसीजन फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन इज मेड टू व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द ऑपरेटिंग टेबल। तो पेशेंट ऑपरेशन टेबल के ऊपर पहुंचने तक क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है वो सब पूर्व कर्म में आता है, यानी शल्य कर्म से पहले वो फेज बना रहता है जिसको प्री ऑपरेटिव फेज कहा जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव फेज। तो शल्य क्रिया के पश्चात यानी सर्जरी हो गई, एनेस्थेसिया दिया गया, चाहे वो जनरल एनेस्थेसिया हो चाहे वो स्पाइनल एनेस्थेसिया हो, किसी भी प्रकार का आपने एनेस्थेसिया दिया, उसके बाद पेशेंट की सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया और उसके बाद फिर जब वो एनेस्थेटिक कंडीशन में है, पेशेंट काफी देर तक बेहोश भी रहता है, काफी देर तक अगर आपने स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया है तो काफी देर तक पेशेंट अपने हाथ पैर नहीं हिला पाता है ना, तो उस कंडीशन में पेशेंट की केयर कैसे ली जाती है वो सब पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज हम किसे कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम दैट बिगिंस विद द एडमिशन ऑफ द पेशेंट टू द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट एंड एंड्स आफ्टर फॉलो अप इवैल्यूएशन इन द क्लिनिकल सेटिंग और होम। तो पेशेंट की सर्जरी हो गई, उसके बाद जब पेशेंट को शिफ्ट किया गया पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे या फिर आप किसी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, जहां भी आपका पेशेंट ने बेड लिया हुआ है वहां पे आपने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया है ना। उसके बाद से उसकी केयर कैसे ली जाती है जब तक वो डिस्चार्ज होकर घर नहीं चला जाता या फिर फॉलोअप के लिए फिर 10 दिन 15 दिन बाद वो आता है, वो सारा पीरियड पोस्ट ऑपरेटिव फेज में रहता है। जैसे टांके लगे हैं, टांके खुलवाने कोई आ रहा है, ऑल्टरनेट में टांके खुल रहे हैं, है ना, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद टांके खुल रहे हैं, तो वो पूरा जो पीरियड रहता है जब तक पेशेंट में जो कट लगाया गया है वो भर नहीं जाता तब तक का पीरियड पूरा पोस्ट ऑपरेटिव फेज में आता है। और जिस टाइम के दौरान सर्जरी होती है या ऑपरेशन होता है, यानी प्री ऑपरेटिव फेज एक साइड में, दूसरे साइड में पोस्ट ऑपरेटिव फेज, और जो बीच का पीरियड है उसको क्या बोला जाता है, उसको इंट्रा ऑपरेटिव फेज बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, बिगिंस विद पेशेंट इज ट्रांसफर टू ऑपरेटिंग रूम टेबल, पेशेंट को ट्रांसफर किया गया ओटी में, टेबल के ऊपर उसको लेटाया गया। प्रोवाइड फॉर पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी देखी गई, कहीं उसको कुछ चोट ना लग जाए, कहीं वो गिर ना पड़े, आप बहुत ही ध्यान से उसको लेटाते हैं,
उसको जो भी इंजेक्शंस लगाने होते हैं वो सब आप लगा लेते हैं उस टाइम पे, है ना। ऑपरेशन के दौरान जो भी किया जाता है, जो भी प्रोसीजर किया जाता है, वो सब इंट्रा ऑपरेटिव फेज में आता है। मेंटेन एसेप्टिक एनवायरनमेंट, आप अपने ओटी को फ्यूमिगेशन करते हैं, उसको स्टेरिलाइजेशन करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, सारे जो भी क्लॉथ्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं, गाउन्स यूज किए जाते हैं, उन सबको स्टेरिलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि एसेप्टिक एनवायरनमेंट बना रहे, कहीं भी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, कोई भी सेप्सिस कंडीशन आगे चल के अराइज ना हो। इसीलिए हमें क्या करना होता है? एसेप्टिक एनवायरनमेंट उसको मेंटेन करके रखना होता है। प्रोवाइड सर्जन विद सप्लाईज एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन के दौरान सर्जन जो भी सर्जरी करेंगे, जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो उनको क्या करना होता है? उनको आपको इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करना होता है, सर्जन को गाउन देना होता है। तो ये सारा सब ऑपरेशन के दौरान ये सब चलता है ना। और डॉक्यूमेंटेशन, क्या सर्जरी हुई, कहाँ पे कट लगा, क्या हुआ उसमें प्रोसीजर, तो वो सब कुछ आपको लिखना होता है। तो इंट्रा ऑपरेटिव फेज में ये सारा प्रोसीजर या ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में सिर्फ प्री ऑपरेटिव फेज और पोस्ट ऑपरेटिव फेज के बारे में ही पूछा गया है। तो हम इन्हीं दो में क्या हमें लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो प्री ऑपरेटिव फेज या शल्य क्रिया से पूर्व जो समय होता है, उसमें क्या क्या आ जाता है? बिगिंस विद डिसीजन टू प्रोसीड विद सर्जिकल इंटरवेंशन। एक तो पेशेंट डिसाइड करे, पेशेंट के घर वाले भी डिसाइड करे कि हाँ इसकी सर्जरी होने वाली है। उसके बाद आपको कौन सी सर्जरी होनी है, उसके हिसाब से क्या क्या प्रिपरेशन करने हैं, उसका डिसीजन लेना होता है। दूसरा बेसलाइन इवैल्यूएशन, यानी पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसका बीपी ले लो, टेम्परेचर ले लो, पल्स रेट कैसा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, पेशेंट का शरीर सर्जरी के लिए तैयार है कि नहीं, ये भी देखना होता है ना। तो इसीलिए एक मिनिमम इवैल्यूएशन या नॉर्मल चेकअप एक किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि हाँ पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार है। तो ये भी प्री ऑपरेटिव फेज में किया जाता है, यानी ऑपरेशन से पहले हमें पता लगाना होता है कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद प्रिपरेटरी एजुकेशन। प्रिपरेटरी एजुकेशन मतलब पेशेंट को बताया जाता है, उसको एजुकेट किया जाता है कि आपकी अभी ये सर्जरी होने वाली है, उस हिसाब से आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब प्रिपरेटरी एजुकेशन में आता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव फेज में क्या क्या पॉइंट्स आ जाता है? एडमिशन टू PACU। PACU क्या होता है? पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, जो हम भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। PACU क्या होता है? पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, यानी जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद जितने समय तक वो एनेस्थेटिक कंडीशन में है, या तो जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट बेहोश रहेगा, या फिर अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगी है तो उसमें क्या होगा? तो उसमें उसके लोअर लिम्स, उसके पैर, ये सब इनएक्टिव रहेंगे, है ना। तो वो उस समय तक हमें उसे पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में रखना होता है। जब तक उसकी मूवमेंट्स रिकवर ना हो जाए, वो होश में ना आ जाए, तब तक उसे हमें PACU में रखना होता है। तो उसको हम लेके एडमिशन करते हैं। उसके बाद उसकी एयरवेज मेंटेन करते हैं कि सांसें उसकी सही चले, उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहते हैं, SpO2 कितना है, BP कितना है, पल्स रेट कितना, ये सब मॉनिटर रेगुलरली करते रहते हैं। देन असेस इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का कोई बुरा इफेक्ट तो उस पर नहीं हो रहा है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है, इसका भी चेकअप चलता रहता है। देन असेस फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, कोई सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं नजर आ रही है, तो वो भी हमें देखना होता है। देन प्रोवाइड कंफर्ट एंड पेन रिलीफ, उसको पेन ना हो, वो आराम से लेटा रहे, कोई उसको दिक्कत ना हो, ये भी हमें देखना होता है। तो उस हिसाब से भी केयर लेनी होती है ना। एंड सब विद फॉलो अप इवैल्यूएशन इन क्लिनिकल सेटिंग और होम। और उसके बाद फॉलो अप जब वो करता है, जैसे टांके खुलवाने वो आता है 8 दिन 10 दिन में, है ना, तो उस समय तक उसको फॉलो अप करते रहना होता है कि हाँ जो सर्जरी का वुंड बनाया गया है, जिसको सर्जिकल वुंड कहा जाता है, जब हम कट लगाते हैं सर्जरी के दौरान तो उसको क्या कहा जाता है? सर्जिकल वुंड कहा जाता है ना। तो इस सर्जिकल वुंड की हीलिंग सही से हो रही है कि नहीं, कहीं उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, पस डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कोई कलेक्शन तो नहीं आ रहा है, ये सब हमें फॉलो अप में देखना होता है। तो जब तक ये सर्जिकल वुंड संपूर्ण रूप से हील नहीं हो जाता, तब तक पोस्ट ऑपरेटिव फेज बना रहता है। ठीक,
तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं हमें आगे क्या लिखना है। शल्य क्रिया के पूर्व परिचारिका के उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पेशेंट एजुकेशन। तो पेशेंट को हमें एजुकेट करना होता है कि अभी आपकी ये सर्जरी होने वाली है, तो उसके लिए आपको ये करना होगा, वो करना होगा। आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, कफिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपके चेस्ट मसल्स स्ट्रांग रहे, SpO2 बना रहे, है ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में सही बना रहे, हार्ट बीट आपकी सही बनी रहे, है ना। देन एनकरेजिंग मोबिलिटी एंड एक्टिव बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट सही से करने को उसको बताया जाता है। इधर टर्न करो, लेफ्ट टर्न करो, राइट टर्न करो, फुट और लेग एक्सरसाइज करते रहो ताकि बॉडी एक्टिव बनी रहे। देन उसको एक्सप्लेनिंग पेन मैनेजमेंट, यानी अगर पेन हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये उसको बताना होता है। कौन सी पोजीशन में लेटो कि पेन आपको कम होगा। तो सर्जरी से पहले हमें पेशेंट को इन चीजों के बारे में एजुकेट करना होता है। देन सेकंड पॉइंट आता है मैनेजिंग न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स। इसमें क्या क्या रहता है? द मेजर पर्पस ऑफ विथहोल्डिंग फूड एंड फ्लूइड बिफोर सर्जरी इज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिसकी सर्जरी होने वाली है, ऑपरेशन होने वाला है, उसको कोई भी खाने की चीज या पीने की चीज ना दी जाए, मुंह से कुछ भी ना दिया जाए, है ना। तो जिसको NPO बोला जाता है या नील पर ओरल ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे देखिए NPO भी लिखा है, NPO आफ्टर मिडनाइट, यानी अगर सुबह सर्जरी होनी है तो रात से ही उसको NPO कर दिया जाता है, नील पर ओरली कर दिया जाता है, नील पर ओरली। तो उसके स्टोमक में कुछ भी खाने की चीज नहीं होनी चाहिए, खाने या पीने की चीज। उसके स्टोमक में कोई भी सॉलिड या लिक्विड नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ऑपरेशन के दौरान जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा तो ये खतरा रहता है कि पेट से वो सारी चीजें वापस आके लंग्स में चली जाए। अगर लंग्स में चली जाए तो उस कंडीशन को एस्पिरेशन कहा जाता है। एनेस्थीसिया के दौरान एस्पिरेशन एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंट को मना किया जाता है कि आप कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पानी नहीं पीना। और हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में हम लोग IVF चला देते हैं, D5 चला दिया, RL चला दिया, ताकि उसकी एनर्जी लेवल बनी रहे लेकिन उसका पेट खाली रहे। मुंह से उसको कुछ भी नहीं देना है, हम मना कर देते हैं, है ना। तो सर्जरी से पहले उसे कोई भी खाने या पीने की चीज नहीं दी जाती है। देन क्लियर लिक्विड डाइट द इवनिंग बिफोर सर्जरी। जिस दिन सर्जरी होनी होती है उसके पिछले दिन शाम को ही उसे लिक्विड डाइट आप दे सकते हो। देन लिक्विड डाइट लेने के बाद NPO आफ्टर मिडनाइट, यानी रात के 12 बजे के बाद से उसको नील पर ओरली कर देना है। उसको कोई भी खाने की चीज या पीने की चीज नहीं देनी है। अ फास्टिंग पीरियड ऑफ 8 आवर्स और मोर इज रिकमेंडेड फॉर अ मील दैट इंक्लूड्स फ्राइड और फैटी फूड और मीट। और अगर उसने कुछ ऐसी चीजें खाई है, कुछ तली भुनी चीजें या फिर मांस मछली, कोई भी भारी चीज उसने खाई है, तो उसके बाद से कम 8 घंटे का अंतर रखना चाहिए सर्जरी होने तक। ठीक है, इसलिए पेशेंट्स को पूछना बहुत जरूरी है कि आपने कुछ खाया है कि नहीं। जब पेशेंट बताता है हाँ हमने सुबह कुछ खाया है, या फिर हम रोटी खा के आए हैं, या फिर मांस मच्छी कुछ भी खा के आए हैं, सब्जी खा के आए हैं, तो उस समय से 8 घंटे हिसाब करके उतना गैप मेंटेन करने के बाद ही पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाया जाना चाहिए। ठीक, तो प्री ऑपरेटिव या शल्य क्रिया से पूर्व ये भी हमें पता लगाना होता है उसने क्या खाया है, क्या पिया है, कितनी देर पहले खाया है, कितनी देर पहले पानी पिया है, ये सारी चीजें हमें पता लगानी होती है। देन थर्ड पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग द बावल फॉर सर्जरी। एनीमा इज नॉट कॉमनली ऑर्डर्ड अनलेस द पेशेंट इज अंडरगोइंग एब्डोमेन और पेल्विक सर्जरी। अगर उसके पेट में कोई ऑपरेशन होना हो, जैसे किडनी का ऑपरेशन हो, लीवर का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो, तो ऐसा कोई ऑपरेशन होना हो, या फिर पेल्विक रीजन में कोई ऑपरेशन होना हो, जैसे हिस्टेरेक्टोमी हो रही है, ऊफरेक्टोमी हो रही है ना, यूट्रस या फिर ओवरी, ऐसी कोई सर्जरी हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें एनीमा देना होता है। एनीमा दे के बावल को, इंटेस्टाइन को क्लीन कर देना होता है। क्योंकि एनीमा अगर आप नहीं दोगे तो क्या होगा, सर्जरी के दौरान जब एनेस्थीसिया लग जाएगा तो सारे स्फिंक्टर्स लूज हो जाएंगे और जो भी स्टूल उसमें भरा होगा वो सब ऑपरेशन टेबल के ऊपर ही निकल जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा, इसलिए पहले से ही एनीमा देके उसको क्लियर कर दिया जाता है। अगर आप एनीमा नहीं दे रहे हो तो उसको आप लैक्सेटिव भी दे सकते हो। उससे पहले दिन आप उसको डल्कोलैक्स जैसी टैबलेट्स दे सकते हो, जिससे क्या होगा, सुबह उसका पेट एकदम साफ हो जाएगा।
ये सब करने के बाद आपको क्या करना होता है, प्रिपेयरिंग द स्किन। तो स्किन को आपको प्रिपेयर करना होता है, जिस साइट पे ऑपरेशन होना है, जिस एरिया में, उस एरिया को आपको साफ करना होता है। क्लीनिंग द स्किन ओवर द सर्जिकल साइट विद एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। तो कोई भी एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन आप ले सकते हो, कॉमनली बीटाडिन यूज किया जाता है। बीटाडिन से आपको स्किन को साफ करना होता है। उसके बाद और क्या करना होता है, रिमूविंग हेयर ओवर द सर्जिकल साइट। तो हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं या फिर कोई लंबे लंबे बाल भी होते हैं, अगर किसी के स्कैल्प में सर्जरी होनी है तो वहां पे उन सारे बालों को रिमूव करना होता है ना। किसी के पेट पे सर्जरी होनी है तो वहां पे जो छोटे छोटे लोम मौजूद है वहां पे, तो उन सारे हेयर को हमें रिमूव करना होता है, तो वहां पे शेविंग करवा दी जाती है। ठीक, द गोल ऑफ प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन इज टू डिक्रीज बैक्टीरिया विदाउट इंजरिंग द स्किन। तो क्यों ये किया जाता है, क्योंकि स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हेयर पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये सब अगर आप रिमूव कर दो तो इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। ठीक, इसलिए स्किन की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद रेस्पेक्टिंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीव्स प्रोवाइड टाइम फॉर प्रेयर। पेशेंट को टाइम देना चाहिए, वो कुछ प्रेयर कर ले, क्योंकि भगवान के ऊपर विश्वास सभी को रखना चाहिए, है ना। इसीलिए प्री ऑपरेटिव फेज में एक छोटी सी ही सही प्रेयर जरूर होनी चाहिए, ताकि पेशेंट का मनोबल भी बना रहे और पूरी सर्जरी की जो टीम है उनका भी विश्वास बना रहे कि सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है इमीडिएट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी सर्जरी से तुरंत पहले क्या क्या चीज चेक कर लेनी चाहिए। तो नर्स जो होती है उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये सारे पॉइंट्स उसमें आ जाते हैं। मॉर्निंग बाथ एंड माउथ केयर, पेशेंट ने सुबह नहाया है कि नहीं, मुंह साफ किया है कि नहीं, वो सब देखना है, चेक करना है। देन सेकंड, प्रोवाइड ए क्लीन गाउन, पेशेंट को साफ कपड़े दो पहनने के लिए। देन रिमूव हेयर पिन्स, ब्रेड लॉन्ग हेयर एंड कवर हेयर विथ कैप। अगर हेयर पिन सर पे कुछ लगाया है उसने तो वो सब निकाल देना है। लंबे लंबे बाल हैं तो उनको अच्छे से बांध के फिर कैप से कवर कर लेना है, ताकि बाल झड़े ना, कुछ गिरे ना, कहीं ऑपरेशन साइट पे या स्किन पे जहाँ पे कट लगा है वहां पे कोई बाल आके गिर गया तो वहां पे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। उसके अलावा रिमूव डेंच्योर्स, फॉरेन मटेरियल्स, कलर्ड नेल पॉलिश, हियरिंग एड्स, ग्लास एंड कॉन्टैक्ट लेंस। अगर पेशेंट ने कुछ इस तरह की चीजें पहनी है, डेंच्योर्स मतलब जो नकली दांत लगाते हैं उसको डेंच्योर्स बोला जाता है, या फिर कोई चश्मा पहन रखा है, नेल पॉलिश पहनी है, अंगूठी पहनी है, चेन पहनी है, तो ये सारी एसेसरीज निकाल दी जाती है, इन सबको हटा दिया जाता है। इसके अलावा टेक बेसलाइन वाइटल साइंस बिफोर प्री ऑप मेडिकेशंस। जो भी ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाने वाले हैं उससे पहले वाइटल साइन एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए, है ना। मॉनिटर हमेशा लगा रहना चाहिए, बीपी सही है कि नहीं, SpO2 सही है कि नहीं, उसका पल्स रेट सही चल रहा है कि नहीं, उसका टेम्परेचर कैसा है, तो ये सारा मॉनिटरिंग चलते रहना चाहिए, है ना। देन चेक फॉर स्पेशल ऑर्डर्स, और डॉक्टर ने कुछ अगर स्पेशल ऑर्डर उसमें लिखा हो, जैसे एनीमा इस पेशेंट को लगाना है, या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, या फिर IV लाइन में कौन सी फ्लूइड चलेगी, RL चलेगी, कौन से नंबर का वेन फ्लोन लगाया जाएगा, ये सारी चीजें दोबारा से चेक कर लेनी चाहिए। देन कंटिन्यू टू सपोर्ट इमोशनली, पेशेंट को सपोर्ट रखना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उसकी सर्जरी होने वाली है। वो पेशेंट नॉर्मली घबराता है कि ऑपरेशन टेबल पे कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पेशेंट डरता ही रहता है ना। तो उसको इमोशनली आपको सपोर्ट देना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। एडमिनिस्टरिंग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, एनेस्थेसिया लगाने से पहले जो मेडिसिन चलाई जाती हैं, जो एंटीबायोटिक आपको लगाना है, एंटी एलर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, जो भी मेडिसिन आपको लगाने, इंजेक्शंस लगाने हैं, तो वो सब आपको ध्यान से याद करके लगाना है प्री ऑपरेटिव फेज में ही। देन सबसे जो आखिरी स्टेप है, मेंटेनिंग द प्री ऑपरेटिव रिकॉर्ड। तो जो भी आप कर रहे हो आप उसको लिखित आकार में रखो, जो भी फाइल बनी है पेशेंट की उसमें लिखो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर है, उसमें आपको चढ़ाना है तो आप चढ़ाओ कि हाँ हमने पेशेंट का टेम्परेचर देखा, हमने BP देखा, है ना। तो सारा चेकलिस्ट जो भी रहता है वो आपको लिखित आकार में रखना होता है, ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि इस पेशेंट को ये चीज लगाई गई है कि नहीं, ये इंजेक्शन लगाया गया है कि नहीं, है ना। तो ऐसी कोई भी कंफ्यूजन अराइज नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास लिखित आकार में है तो आपके पास प्रूफ है कि ये सारी चीजें या ये सारे मेथड्स हमने पेशेंट पे किए हैं।
तो रिकॉर्ड में फाइनल चेकलिस्ट आपको चेक करनी है, कंसेंट फॉर्म आपको देखना है कि नहीं पेशेंट के घर वालों से, पेशेंट से आपको सिग्नेचर करवाना होता है ना, तो कंसेंट फॉर्म आपको साइन करवाना होता है जिसमें पेशेंट और पेशेंट के घर वाले अपनी मर्जी से सर्जरी करवा रहे हैं ये लिखा होना चाहिए, और उनको ऑपरेशन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सब कुछ पता है ये भी लिखा होना चाहिए। देन आइडेंटिफिकेशन चेक करनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पेशेंट की आईडी बैंड आपको चेक करनी है कि जिस पेशेंट का सर्जरी प्लान किया गया है ये वही आदमी है कि नहीं, ये वही पेशेंट है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही नाम के 2 या 3 पेशेंट लेटे हैं, एक की सर्जरी होनी है, आपने दूसरे पेशेंट को लेके लेटा दिया है ना, तो उसका आईडी बैंड आपको प्रॉपरली चेक करना है कि जिस पेशेंट की सर्जरी होनी है ये वही पेशेंट है या नहीं है। देन एक चेकलिस्ट मैंने आपको बताया, चेकलिस्ट क्या होती है, वो एक फॉर्म की तरह होती है, ठीक है। तो उस फॉर्म में क्या क्या चीजें रहती है, एक इन्फॉर्म कंसेंट रहता है जो पेशेंट या पेशेंट के घर वालों ने साइन किया हुआ होता है, सर्जन और नर्स का नाम रहता है जो भी उस टीम में है, सर्जिकल टीम में, उन सब का नाम रहता है कि हाँ ये लोग वहाँ पे मौजूद थे, ये लोग सर्जरी कर रहे हैं। लेबोरेटरी टेस्ट, जो भी ब्लड टेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हो या फिर ईसीजी रिपोर्ट जो सब उसकी करवाई गई हैं वो सब उस फाइल में, उस चेकलिस्ट में अटैच रहती है। देन स्किन प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं, बावल प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं, आईवी फ्लूइड्स उसको क्या लगी है, कितनी लगी है। देन प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन उसको क्या दिए गए हैं, सिडेशन या एंटीबायोटिक्स या जो भी उसके मेडिकेशंस चले हैं वो सब उसमें लिखा होना चाहिए। रिमूवल ऑफ डेंचर्स, नेल पॉलिश एंड ज्वेलरीज जो उसने पहनी थी वो सब निकाली गई हैं कि नहीं। तो चेकलिस्ट एक फॉर्म की तरह होती है, उस फॉर्म में सब कुछ लिखा होता है, आपको बस क्या करना होता है उसके साइड में टिक लगाना होता है कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से। एनपीओ स्टेटस उसका क्या है, कितनी देर से वो नील पर ओरली है, ये भी आपको उसमें लिखना होता है। ये देखिए ये एक चेकलिस्ट है, तो इसमें देखिए पेशेंट का नाम, डेट है, हाइट क्या है, वेट क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बैंड है कि नहीं, आपने चेक कर ली, हाँ आइडेंटिफिकेशन बैंड है, आपने टिक लगा दिया। इन्फॉर्म कंसेंट साइन है, हाँ टिक लगा दिया। स्पेशल परमिट साइन है, टिक लगा दिया, ठीक है। तो जो भी उसमें चेक करना होता है आप उसमें टिक लगाते जाते हो, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इस तरह से ये चेकलिस्ट इसको बोली जाती है। तो प्री ऑपरेटिव फेज में चेकलिस्ट चेक करना या चेकलिस्ट तैयार करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको सब सिर्फ मार्क करना होता है कि हाँ सीबीसी हुआ है, एचजीबी हुआ है, यूरिन एनालिसिस हुई है, नेचुरल टूथ उसके हैं कि या फिर उसके नकली दांत हैं, ये भी यहाँ पे आपको लिखना है। नेचुरल टूथ है, हाँ टिक। डेंचर्स नहीं है, क्रॉस। हाँ कॉन्टैक्ट लेंस है तो टिक, नहीं है तो क्रॉस। अदर प्रोसेस और कुछ है तो टिक लगाना, नहीं है तो आपको क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। प्रेजेंट है तो टिक लगाना है, रिमूव्ड अगर उसने दांत, नकली दांत है उसको आपने निकाल दिया, रिमूव्ड में आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो चेकलिस्ट होती है इसको फिलअप करना होता है, और फिलअप करके आप इंश्योर कर लीजिए, सही मतलब ध्यान से चेक कर लीजिए कि सब कुछ हमने ठीक से किया है। उसके बाद सर्जरी का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, और सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया लगाया जाता है, सर्जरी की जाती है। देन उसके बाद आपको क्या केयर लेनी है पोस्ट सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव फेज में उसे लिखा जाता है। तो शल्य क्रिया के पश्चात परिचारिका के उत्तरदायित्व क्या क्या है। सबसे पहले असेसिंग द पेशेंट का असेसमेंट करती रहे, ऑक्सीजन सैचुरेशन सही चल रहा है कि नहीं, पल्स वॉल्यूम सही चल रही है कि नहीं, रेगुलर है कि नहीं, उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट, उसका रेस्पिरेशन कैसा है, स्किन कलर कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसी है, जो एनेस्थीसिया उसको लगाया गया है वो धीरे धीरे होश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पेशेंट को बार बार आपको चेक करना होता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है आपको, मेंटेनिंग अ पेटेंट एयरवे, कि उसकी सांसें सही चल रही हैं कि नहीं। अगर वो सांस ले पा रहा है सही से तो ठीक है, अगर नहीं ले पा रहा है तो आपको उसको वेंटिलेशन देना होता है, आपको ऑक्सीजन लगाना होता है, मास्क लगाना होता है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है। The nurse applies oxygen and assess respiratory rate and depth. तो रेस्पिरेटरी रेट उसकी चेक करके आपको ऑक्सीजन मास्क अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन मास्क आप लगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसका देखते रहो, ठीक। देन नंबर 3 में क्या आता है, मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी, पेशेंट की मेंटल स्टेटस कैसी है, वाइटल साइंस कैसे हैं, कार्डियक रिदम कैसी है, उसकी हार्ट बीट चेक करते रहो, उसका वो मॉनिटर दिखाता रहता है, उसका जो ईसीजी ग्राफ चलता रहता है तो वो सब आपको देखते रहना है। स्किन का कलर, यूरिन आउटपुट कैसा है ये भी आपको देखना है।
देन उसका बीपी मॉनिटर करते रहना है, वेनस प्रेशर कैसा है, उसका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कैसा है, ये सब चेक करते रहना है। कोई कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, जैसे हाइपोटेंशन, किसी का बीपी बहुत लो गिर जा रहा है या फिर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। कहीं डिसअरिथमिया तो नहीं हो रही है, उसकी जो हार्ट रेट चल रही है वो एरिथमिक तो नहीं हो रही है, वो सही से ना चल रही हो हार्ट बीट, है ना। तो ये सब चीज़ें उसकी चेक करनी होती है। उसके अलावा पोस्ट सर्जिकल फेज में और क्या देखना होता है, रिलीविंग पेन एंड एंग्जाइटी। पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी तो नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको एनाल्जेसिक इंजेक्शंस देने होते हैं। देन असेसिंग एंड मैनेजिंग द सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट आपको चेक करना होता है, कहीं वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहाँ से कोई ब्लड तो नहीं निकल रहा है, या फिर वहाँ से कुछ कलेक्शन या पस तो नहीं आ रहा है, ये सब आपको चेक करना होता है। अगर वहाँ पे ड्रेन पड़ी है तो उसको चेक करना होता है, ड्रेन में कितना कलेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। Then assessing and managing gastrointestinal function. Nausea, vomiting are common after anesthesia. Anesthesia के बाद क्या होता है, nausea और vomiting, उबकाई आना या उल्टी होना, पलटी होना भी बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही कॉमन होता है। तो इसके लिए हमें उसको चेक करते रहना होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसकी आ रही है कि नहीं। तो बावल साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है, आप पेट पे स्टेथो डालिए, आपको बावल साउंड अगर सुनाई दे रहा है मतलब उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है। अगर बावल साउंड नहीं सुनाई दे रहा है तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं चल रही है। तो उस दौरान क्या करना होता है, उस दौरान भी आपको पेशेंट को एनपीओ में रखना होता है, नील पर ओरली रखना होता है, आपको उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देना है। जब आपको बावल साउंड सुनाई दे उसके बाद से आप उसका लिक्विड डाइट शुरू कर सकते हो, कुछ पीने को दो पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके खाना आप शुरू कर सकते हो। और आपको क्या देखना है, असेसिंग एंड मैनेजिंग वॉल्यूंटरी वर्डिंग। उसको यूरिन अर्ज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनेस्थीसिया का एक कॉम्प्लिकेशन रहता है कि यूरिन रिटेंशन हो जाता है, उसको ब्लैडर फुलनेस पता ही नहीं चलता, यूरिन से ब्लैडर फुल हो जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, उसको यूरिन का अर्ज नहीं आता है ना। तो ये भी चेक करना होता है कि उसको यूरिन का अर्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बार बार उसको जाके पूछना होता है। कहीं उसको कुछ पेन तो नहीं है एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में या हिप रीजन में, ऐसी कोई पेन तो नहीं है, ये भी उसको पूछना होता है। इसके अलावा और क्या किया जाता है, एनकरेज एक्टिविटी। मोस्ट सर्जिकल आर एनकरेज टू बी आउट ऑफ बेड एज सुन एज पॉसिबल। कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके पेशेंट चलने फिरने लगे, ठीक है। तो 2 दिन 3 दिन रेस्ट लेने के बाद, ऑपरेशन के बाद उसको एक्टिविटी करवाई जाती है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि उसके हाथ पैर अकड़ ना जाए, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, चेस्ट मूवमेंट उसकी सही हो रही है कि नहीं, उसके लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको करवाया जाता है। तो इस तरह से पेशेंट का ध्यान रखना होता है आपको। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, शल्य क्रिया से पूर्व क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं वो भी आपको बताए गए, और शल्य क्रिया के बाद क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं ये भी आपको बताए गए। ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है, उपस्थाता के गुणों का वर्णन करिए, साथ ही यह भी लिखें कि मरणासन्न रोगी की देखभाल किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के, एक है आपका उपस्थाता के गुण पूछे गए हैं और दूसरा पार्ट है मरणासन्न रोगी की देखभाल के बारे में बताना है आपको। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर देंगे, उपस्थाता के गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, अनुरक्तः सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक। तो उपस्थाता के 4 गुण बताए गए हैं आयुर्वेद संहिता में, जिसमें सबसे पहले आता है अनुरक्त, देन सुचि, देन दक्ष और चौथा है बुद्धिमान। तो एक जो उपस्थाता होती है या फिर परिचारक जो होता है, या जिसको आप नर्स भी बोलते हो, है ना, आप लोग सभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग सभी परिचारक हो, आप सभी उपस्थाता भी आप लोगों को कहा जाता है ना। तो आप लोगों के क्या क्या गुण होने चाहिए आयुर्वेद के अनुसार, आप लोगों के पास ये 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहले अनुरक्त, यानी रोगी से स्नेह रखने वाला, रोगी को, क्योंकि रोगी है वो तकलीफ में है ना, तो उसके लिए हमारे मन में स्नेह होना चाहिए, हमें उससे कोई भी रूडली बात नहीं करनी चाहिए, जो भी वो बोल रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसकी तकलीफ को भी समझना चाहिए, ठीक है। तो उसको अनुरक्त कहा जाता है। देन सेकंड जो गुण आप में होना चाहिए वो है सूची। सूची का मतलब होता है आपको साफ सफाई रखनी चाहिए, आपको खाने पीने में, उसको अगर आप मेडिसिन दे रहे हो तो आपके हाथ साफ होने चाहिए, आप इंजेक्शन दे रहे हो, आप कैथेटर लगा रहे हो, है ना, तो कोई भी प्रोसीजर आप उस पे कर रहे हो तो आपको खुद भी साफ रखना है, उसको भी साफ रखना है, ठीक है।
तो ये सेकंड गुण जो है वो है शुचि या सफाई रखना। देन थर्ड गुण जो होना चाहिए परिचारक का वो है दक्ष, यानी वो अपने काम में कुशल होनी चाहिए। जो नर्स होती है उसको जो भी काम बताया जाए, जैसे इंजेक्शन लगाना है तो उसको इंजेक्शन लगाना आना चाहिए, वेनफ्लोन लगाना है तो उसको वेनफ्लोन लगाना आना चाहिए, कैथेटर लगाना है कैथेटर लगाना आना चाहिए, है ना। अगर डॉक्टर ने लिख दिया नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है उसमें, तो उस नर्स को आना चाहिए कि हाँ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कैसे डाला जाता है। अब ये सारी चीजें जो उसने नर्सिंग की पढ़ाई करी होती है तो उस समय में वो सब चीजें सिखाई गई होती हैं, है ना। तो वो सारी चीजें वो सही से सीखे। अगर उसको सब कुछ आता है तो उसको हम कुशल बोलते हैं। तो ये एक परिचारक के गुण में वर्णन किया गया है कि उसको दक्ष या कुशल होना चाहिए। नंबर 4, उसको बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ाई की जानकारी हो। बुद्धिमान का अर्थ ये है कि जरूरत के समय उसको क्या करना चाहिए ये उसको पता हो। तो ठीक है, परिचारक के ये 4 गुण बताए गए हैं, बस इतना ही आपको लिखना है इसमें। अब आंसर 2 में सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का था उसमें क्या पूछा गया था, मरणासन्न मरीज की देखभाल कैसे होती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सबसे पहले नंबर 1 में आता है व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्सनल हाइजीन। व्यक्ति की शारीरिक स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए मरीज को खाना खिलाने के बाद उसके मुंह को पोंछना चाहिए, मरीज को ब्रश करवाना चाहिए, होंठों पर वैसलीन आदि का प्रयोग करना चाहिए, इससे साफ सफाई बनी रहे। मल मूत्र त्याग के बाद मरीज के मूलाधार की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। मरीज को साफ कपड़े पहनाने चाहिए, मरीज को सूखा रखना चाहिए, गीला नहीं रखना चाहिए। मरीज के पलंग को साफ सुथरा और आरामदायक रखना चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता मरीज की बनाए रखे, क्योंकि वो मरीज मरणासन है। मरणासन हम किसे बोलते हैं, जो कुछ ही दिनों का मेहमान है, जो कुछ ही दिनों में जिसकी डेथ होने वाली होती है। ऐसा कोई पेशेंट अगर हो जो बेड रिडन हो, बेड में पड़ा हुआ हो, ऐसे पेशेंट का ख्याल हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना होता है, क्योंकि वो खुद से कुछ करने के लायक नहीं होता है ना। तो इसीलिए एक नर्स की ये उत्तरदायित्व या उसका ये ड्यूटी होता है कि वो इन सब चीजों का ध्यान रखे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें क्या लिखना है, श्वसन संबंधी परेशानी। मरीज को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसके लिए मरीज के पलंग के सिरहाने को 30 से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाएं। इस सिचुएशन को या इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, फाउलर्स पोजीशन बोला जाता है। तो मरीज को फाउलर स्थिति में रखकर आराम प्रदान किया जा सकता है। मरीज के कमरे में उचित संवातन की व्यवस्था रखें, जिससे शुद्ध वायु मरीज के कमरे में पहुंच सके। श्वास कष्ट या डिस्निया वाले मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करें। उसके हाथों को तकिया का सहारा देकर कंधों से भार कम करके श्वसन क्रिया को आसान बनाएं। श्वास कष्ट में मरीज को ऑक्सीजन प्रदान कर श्वसन में सहायता प्रदान करें। मरीज को डायफ्रैग्मेटिक श्वसन के बारे में बताकर सांस लेने को आसान बनाएं। तो इस तरह से अगर कोई श्वसन संबंधी उसको परेशानी हो रही है मरीज को, तो आपको उसको एजुकेट करना चाहिए कि आप ऐसा करो, ऐसे सांस लेने की कोशिश करो, इस पोजीशन में आप बैठो। तो ये सब आप इस तरह से आपको मरीज की केयर लेनी चाहिए। देन नंबर 3 में स्राव। मरीज के मुंह द्वारा निकलने वाले स्रावों से मरीज के मुंह के गंदे होने पर स्राव को मुलायम कपड़े या तौलिए से पोंछते रहें। ज्यादा स्राव होने पर सक्शन मशीन द्वारा मरीज के मुंह से स्राव को बाहर निकालें। सक्शन करके मरीज के श्वसन मार्ग को साफ करें। मरीज के नाक, मुंह से निकले म्यूकस और आंखों से निकलने वाले पानी को भी साफ करते रहें। नंबर 4 में आता है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। मृत्यु के निकट मरीज की शारीरिक गतिविधियां कम होने और कम खाना खाने, कम पानी पीने के कारण कब्ज हो जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मरीज को पीने के लिए पानी की अधिक मात्रा देनी चाहिए। मल को नरम करने के लिए औषधि या गुदवर्ती, जिसको सपोजिटोरी कहते हैं, या फिर लैक्सेटिव का उपयोग करना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन को हम रोक सकते हैं। देन अगर पेशेंट को अतिसार हो रहा है या डायरिया हो रहा है, यदि मरीज को अतिसार की स्थिति उत्पन्न हो तो मरीज को तरल पदार्थ अधिक मात्रा में दिए जाने चाहिए। डॉक्टर के आदेश अनुसार दवाइयां दी जानी चाहिए। मरीज को इलेक्ट्रोलाइट एवं द्रव पर्याप्त मात्रा में ड्रिप द्वारा दिए जाने चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट में आती है स्थिति।
मरीज को कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए। आराम के साधनों का प्रयोग कर मरीज को सुविधाजनक स्थिति में रखा जाना चाहिए। मरीज को आराम प्रदान करने के लिए अतिरिक्त तकियों का प्रयोग करना चाहिए। मरीज की स्थिति को प्रत्येक 2 घंटे में बदलते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बेड सोर होने का खतरा रहता है। जो एरिया नीचे बेड में कांटेक्ट में रहता है, सपोज पेशेंट ऐसा लेटा है तो यहाँ पे प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, स्किन में अल्सरेशंस हो जाती हैं, जिसको बेड सोर कहा जाता है। या बहुत सारे पेशेंट्स में आपने देखे होंगे घाव बन जाते हैं, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए। देन उसके बाद नंबर 7 पॉइंट में क्या लिखना है, नींद ना आना। अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, मरीज के आसपास के वातावरण को साफ रखें। मरीज के पास तेज आवाज ना करें और ज्यादा शोर ना करें। मरीज के बिस्तर को आरामदायक रखें जिससे उसको नींद आ जाए। देन मरीज को समय पर दवाइयां दें। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, गतिशीलता या मोबिलिटी। मरणासन मरीज की गतिशीलता बहुत कम हो जाती है। मरीज की गतिशीलता बढ़ाने के लिए मरणासन मरीज को निष्क्रिय व्यायाम या पैसिव एक्सरसाइज करने को बोलना चाहिए। मरीज के शरीर में परिसंचरण बढ़ाने के लिए मालिश करनी चाहिए। बिस्तर में स्थिति को बदलते रहना चाहिए, तो हल्का फुल्के उसके पैरों को उठा रहे हैं, उसके हाथों को उठा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हमें करवानी चाहिए। पेशेंट अपने आप नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही खराब कंडीशन में है ना, वो अपने हाथ पैर सही से नहीं हिला पा रहा है। तो जो उसके परिचारक हैं, जो नर्स वहाँ पे अपॉइंटेड है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसके हाथ पैर की एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करवाती रहे। उसके बाद हमें और क्या केयर लेनी चाहिए, नंबर 9 में आता है भूख ना लगना और निर्जलीकरण। अगर एनोरेक्सिया हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, या फिर डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन पैदा हो रही है, तो उसमें क्या किया जाता है, इस स्थिति में मरीज को भूख लगना लगभग बंद हो जाता है। इसीलिए मरीज को कम कम मात्रा में नियमित समय अंतराल में खाने को देना चाहिए। मरीज के निगलने की क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए मरीज कुछ खाने में असमर्थ रहता है। इस स्थिति में मरीज को चम्मच द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी या अन्य तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। निर्जलीकरण से बचाव हेतु डॉक्टर द्वारा आदेशित अंतःशिरीय इंट्रावेनस द्रव देते रहना चाहिए। तो जो भी ड्रिप उसको देते रहनी चाहिए, D5 हो, RL हो, NS, DNS, जो भी डॉक्टर द्वारा एडवाइस हो वो चलते रहना चाहिए, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन कंडीशन ना हो। और उसको थोड़ा थोड़ा चम्मच से लिक्विड डाइट देना चाहिए, जैसे दाल का पानी दे दिया, साबूदाने की खीर हो गई, पतली वाली वैसे बना के दूध दे सकते हैं आप, या बीच बीच में ORS का पानी दे सकते हैं, नींबू और चीनी नमक का घोल बना के दे सकते हैं। ये सब उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहना चाहिए। उसके बाद नंबर 10 पॉइंट में क्या आता है, संवेदी अंगों की समस्या, प्रॉब्लम विद सेंसरी ऑर्गन्स। अगर उसके आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। इस स्थिति में मरीज की आंखें सही तरह से कार्य नहीं कर पाती हैं, उसकी देखने की क्षमता भी कम या खत्म हो जाती है। देखने की क्षमता खत्म होने के कारण जो व्यक्ति उनसे मिलता है तो पहले अपने बारे में बताए, फिर मरीज से मिले, और यदि नर्स कुछ कार्य करे तो मरीज को बोल के बताए। ठीक है, तो पेशेंट को अगर नहीं दिख रहा है तो पेशेंट को बताना चाहिए कि भाई आपका बेटा आपसे मिलने आया है, या फिर आपकी बीवी आपसे मिलने आई है। इस तरह से पेशेंट को बताना चाहिए, तब जाके फिर मिलने देना चाहिए। मरीज के सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, अतः मरीज के स्पष्ट तरीके से एवं उसे समझ में आने वाली भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। मरीज की आंखों के लिए आवश्यकता हो तो ऑइंटमेंट का उपयोग करना चाहिए। सोते समय मरीज की आंखों को आईपैड से ढक देना चाहिए। मरीज की त्वचा की भी विशेष परिचर्या करें, स्किन हाइजीन बनाए रखें। मरीज के नाक के स्रावों को पोंछ दें और नाक को खुली रखें। नॉस्ट्रिल्स में पपड़ी या स्राव ना जमने दें, तो क्योंकि पेशेंट खुद कुछ नहीं कर सकता है तो उसकी सारी केयर नर्स को ही लेनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में जो सवाल पूछा गया था उसके आंसर में आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया था, देखिए, प्राचीन भारत में प्रचलित उपचार पद्धति का परिचय तथा आयुर्वेद में उपचार का महत्व लिखे। तो इसमें भी क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। एक में आपको प्राचीन भारत में उपचार पद्धति कैसी थी उसके विषय में लिखना है, दूसरे पार्ट में आपको क्या लिखना है, आयुर्वेद में उपचार का महत्व क्या है ये लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट का आंसर लिखेंगे कि प्राचीन भारत में प्रचलित उपचार पद्धति
क्या थी, कैसी थी, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, भारतीय चिकित्सा शास्त्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का विकास कालांतर प्राग वैदिक आदि काल में विभिन्न स्तरों पर हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही ब्रह्मा ने मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद का स्मरण कर लिया था। यह ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों तथा अश्विनी कुमारों से यह भगवान इंद्र को प्राप्त हुआ। कालांतर में यह ज्ञान भरद्वाज, पुनर्वसु, आत्रेय, धन्वंतरी आदि द्वारा इंद्र से प्राप्त कर पृथ्वी लोक पर लाया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ था, आयुर्वेद का जो ज्ञान था पहले, वो ऐसे हम बोल सकते हैं कि देवलोक में था, ठीक है। ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, इन लोगों के पास ये ज्ञान मौजूद था। फिर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने आपस में मीटिंग की, सभा की कि हाँ, हमें भी ये ज्ञान चाहिए, आयुर्वेद में कैसे चिकित्सा की जाती है। तो भरद्वाज, पुनर्वसु, आत्रेय, धन्वंतरी, इन लोगों ने इंद्र से शिक्षा प्राप्त की और फिर आयुर्वेद को धरती पे ले आए ताकि सामान्य मनुष्यों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। आत्रेय, धन्वंतरी आदि ने यह ज्ञान अपने पुत्र एवं शिष्यों को दिया, जिन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र संहिताओं का निर्माण कर आयुर्वेद को सूत्र रूप में निबद्ध किया। इसी क्रम में अग्निवेश, सुश्रुत जैसे विद्वान हुए। कालांतर में कई संहिताओं का निर्माण हुआ, परंतु कालक्रम से मनुष्य की बुद्धि अल्प होने लगी। परिणाम स्वरूप आयुर्वेद के दार्शनिक पक्ष का शनै शनै लोप होने लगा तथा केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही जोर डाला जाने लगा। गुप्त काल में वाग्भट नामक विद्वान ने सर्वप्रथम संग्रह ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किया तथा बृहत्काय, अष्टांग संग्रह तथा संक्षिप्त अष्टांग हृदय नामक संहिताओं का निर्माण किया। इसके बाद केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही संग्रह ग्रंथों का निर्माण हुआ, साथ ही रसशास्त्र का उद्भव भी हुआ। काल क्रम से यूनानी चिकित्सा शास्त्र का भी अल्प प्रमाण में समावेश आयुर्वेद शास्त्र में होने लगा। तो पहले के जमाने में यानी प्राचीन भारत में क्या था, आयुर्वेद की पद्धति भी थी, उसके साथ यूनानी पद्धति भी चल रही थी, ठीक है। तो दोनों ही पद्धतियों से चिकित्सा चल रही थी। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के इस विकास श्रृंखला को निम्न 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो हमें हर काल में कैसी कैसी चिकित्सा पद्धति चल रही थी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखिए 5 काल क्या क्या है, प्राग वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक उत्तर काल, आदि मध्य काल और उत्तर मध्य काल। सबसे पहले आता है प्राग वैदिक काल। मानव सभ्यता के उदय से पूर्व संपूर्ण विश्व में प्रत्येक जीव स्वयं ही चिकित्सा करता था। वह अपने आसपास के निसर्ग में पशु पक्षियों का अनुकरण कर व्रणादि को चाट कर, चूस कर, मृत्तिका का लेप करके उपचार किया करता था। समय के साथ साथ पाषाण युग में मानव सभ्यता के आरंभ के साथ मनुष्य ने अपनी चिकित्सा विधियों को भी विकास किया। अब वह छेदन, कपाल छेदन, रक्त मोक्षण, भेदन, लेखन आदि कर्मों द्वारा शस्त्र कर्म करने लगा। शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा में स्नान, अग्निकर्म, दाह कर्म, किंचित द्रव्यों का उपयोग और विहार, अभ्यंग, मर्दन, विरेचन, मूत्रल विधियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही बलि, होम, उपवास, तंत्र मंत्र आदि दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पद्धतियां भी प्रचलित हो गईं। रोगों के कारण प्राय बाह्य तत्व तथा दैव प्रकोप, ग्रह भूतादि माने जाने लगे। कालांतर में ग्रह दशा, नक्षत्र पीड़ा, ज्योतिष शास्त्र के विकास से इन्हें भी रोगों के हेतु में सम्मिलित कर लिया गया। विशिष्ट व्याधियों के लिए विशिष्ट ग्रह, पिशाचादि की कल्पना ने जन्म ले लिया। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ चिकित्सा पद्धतियों में और क्या क्या यूज होने लगा, फल, पुष्प, खनिज, जांतव आदि द्रव्यों का प्रचलन बढ़ा। संक्रामक रोगों से पीड़ितों को एकांतवास में रखा जाने लगा। यहाँ पे आइसोलेशन आ गया, ठीक है। जो संक्रामक रोग थे, फैलने वाले रोग थे, तो वो उन लोगों को पहले अलग कर एकांतवास में रखने लगे। इस काल में चिकित्सा कार्य प्राय धर्मगुरु, संत, महात्मा आदि किया करते थे। रोगों के निदान का आधार ग्रहों की स्थिति, स्वप्न, शकुनादि, यकृत एवं मूत्र परीक्षा, मंत्रादि का उच्चारण आदि विधियां थी तथा रोगों की साध्यता का कारण भी स्वप्न, भविष्यवाणी, शकुनादि ही हुआ करते थे। उसके बाद आ गया वैदिक काल। वैदिक काल में क्या हुआ, देखिए, इस काल में चतुर्वेद वेदों की रचना हुई, साथ ही मानव सभ्यता भी उत्तरोत्तर प्रगति करने लगी। इसका परिणाम तत्कालीन चिकित्सा शास्त्र पर भी पड़ा। ऋग्वेद, अथर्ववेद आदि में बहुत ही विकसित एवं समृद्ध चिकित्सा विधियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में चिकित्सा के विषयों का यथास्थान विवेचन प्राप्त होता है। इसमें चिकित्सा के मूल उद्देश्य, चिकित्सा के कर्मादि, विविध औषधियों के गुण कर्मादि, शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग, चिकित्सा के विविध प्रकार,
अग्नि चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, शल्य कर्म, विषादी चिकित्सा, वशीकरण आदि, दुःस्वप्न नाशन कर्म आदि का विवेचन प्राप्त होता है। सामवेद में क्या मिलता है? देखिए, सामवेद में चिकित्सा शास्त्र विषयक सामग्री अन्य 3 वेदों की अपेक्षा न्यून है। फिर भी चिकित्सक चिकित्सा, दीर्घायुष्य, बलादि से संबंधित मंत्र, यंत्र, तंत्र प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद में चिकित्सक के गुण कर्मादि, विभिन्न औषधियां, शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग आदि, चिकित्सा, अग्नि, बलादि का विवरण उपलब्ध होता है। अथर्ववेद में चिकित्सा शास्त्र के संबंधित सभी विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। तो अथर्ववेद सबसे महत्वपूर्ण वेद आप बोल सकते हैं और आयुर्वेद अथर्ववेद का ही उपवेद है, ये भी माना जाता है। चिकित्सक के गुण कर्मादि, भेषज, शरीर के अंग प्रत्यंग, वशीकरण, वाजीकरण, रोगनाशन, विभिन्न मणियां, विविध औषधियों के नाम, गुणादि, चिकित्सा के विविध प्रकार, विष चिकित्सा, पशु चिकित्सा, सूर्यादि चिकित्सा, शल्य कर्मों का विस्तृत विवेचन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। अथर्ववेद में औषधियों के 4 प्रकार का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा ये बताया गया है। अतः वैदिक काल में चिकित्सा शास्त्र का वैज्ञानिक रूप से विकास हुआ। उसके बाद वैदिकोत्तर काल में क्या हुआ? यह आयुर्वेद शास्त्र का काल भी कहा जाता है। इस काल में आयुर्वेद शास्त्र का काफी विकास हुआ। इसी काल में बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ, प्रचार एवं प्रसार हुआ तथा तत्कालीन साहित्य पर इस धर्म की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी वैदिक काल में आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का निर्माण हुआ। इस काल में चिकित्सा पद्धति पर दार्शनिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ा और सांख्य, वैशेषिक, वैदांतिक दार्शनिकों के विचारादि का समावेश चरक संहिता आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। चिकित्सा के त्रिविध प्रकारों यथा दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय द्वारा व्याधियों की चिकित्सा की जाती है। रोगोपचार के अधिक महत्व स्वस्थ रहने या स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा को दिया जाता है। चिकित्सा में द्रव्यादि का उपयोग, पंचकर्मादि विधियां, अष्टविध शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म, जलोका अवचरण आदि विधियां आदि का बहुतायत से उपयोग होने लगा था। अतः इस काल में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र की काफी उन्नति हुई। उसके बाद आया आदि मध्य काल। इसे रसशास्त्र और तंत्र चिकित्सा का काल कह सकते हैं। इस काल में पारद आदि खनिज द्रव्यों को शोधनादि विधियों से मनुष्य के सेवन योग्य बनाने की पद्धति का विकास हुआ। नागार्जुन ने रसशास्त्र के विकास की नींव डाली और जो कालांतर में उत्तरोत्तर प्रगतिशील रही। नाड़ी परीक्षा भी इसी काल में प्रकाश में आया। इस काल के महत्वपूर्ण आयुर्वेदीय ग्रंथ रहे वाग्भट विरचित अष्टांग हृदय और माधवकर विरचित माधव निदान। उसके बाद आया उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल में क्या हुआ? इस काल में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में एक ठहराव सा आ गया। चिकित्सा शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष बिल्कुल ही छूट गया, केवल व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान ही शेष रह गया। इस काल में निर्मित अधिकतर ग्रंथ संग्रह ग्रंथ थे, जिनमें आयुर्वेद शास्त्र के प्राचीन विषयों का ही समावेश था। बाह्य जगत से संबंध स्थापित होने के कारण कतिपय नवीन द्रव्यों का आयुर्वेद वाङ्मय में समावेश हुआ। इस काल में सारंगधर संहिता, रसरत्न समुच्चय, भाव प्रकाश आदि ग्रंथों का भी निर्माण हुआ। मुगल एवं अंग्रेज शासकों ने आयुर्वेद शास्त्र को सर्वदा के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया। अतः इस काल को आयुर्वेद शास्त्र के ठहराव या ह्रास का काल कहा जा सकता है। तो इस तरह से प्राचीन भारत में जो चिकित्सा पद्धतियां उपयोग में आती थी वो हम लोग स्टेप वाइज 5 पॉइंट करके लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि आयुर्वेद में उपचार का महत्व क्या है, तो उपचार का 2 महत्व आयुर्वेद में बताया गया है। एक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जो हेल्दी है, जो मनुष्य जिसमें कोई भी रोग नहीं है, उसे आगे चल के कोई और रोग ना हो, उसको स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा महत्व इसका क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो आतुर है, जो रोगी है, उसमें जो विकार है या जो रोग है उसको कैसे शांत किया जाए, उसको कैसे सही किया जाए और बीमार व्यक्ति को कैसे स्वस्थ बनाया जाए। ये आयुर्वेद में उपचार के महत्व में दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे आयुर्वेद के उपचार में 2 महत्व आ गए, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बंधन से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न भेदों का वर्णन करिए। तो बंधन क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, बंधन क्या होता है सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके भेद क्या क्या बताए गए हैं वो लिखेंगे। तो इसके आंसर में देखिए, बंधन या पट्टी बांधना या बैंडेजिंग जिसको कही जाती है, ठीक है, किसी घाव या चोटिल अंग को पतले कपड़े से ढकने की प्रक्रिया को पट्टी बांधना या बंधन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, बैंडेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ वुंड और एन इंजर्ड पार्ट बाय अ फाइन क्लॉथ। पट्टी सूत, लाइनन, खादी के कपड़े या इलास्टिक नेट से बने कपड़े का लंबा भाग होता है जो कि ड्रेसिंग के ऊपर सीधा दबाव बनाए रखने के लिए या शरीर के घायल अंग पर बांधी जाती है। प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड हेतु आपातकाल में अन्य सामग्रियों जैसे टाई, स्कार्फ, चादर का टुकड़ा, साड़ी की फॉल, फटी हुई कमीज या कोई सूती कपड़ा आदि से भी पट्टी तैयार की जा सकती है। उसके बाद आते हैं बंधन के भेद या टाइप्स ऑफ बैंडेज। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रोलर पट्टियां, दूसरी होती है तिकोनी पट्टियां। तो सबसे पहले रोलर पट्टियों के बारे में हमें लिखना होगा। रोलर बैंडेज कॉटन, लाइनन, मसलिन, गॉज एवं एडेसिव से मिलकर बना होता है। रोलर बैंडेज का प्रयोग ड्रेसिंग को सुरक्षित रखने, मोच आने या फ्रैक्चर होने पर स्प्लिंट को सहारा देने तथा रक्तस्राव को रोकने के लिए दबाव डालने के लिए किया जाता है। प्राथमिक सहायता किट में अलग अलग साइज की रोलर बैंडेज होनी चाहिए। शरीर के भिन्न भिन्न भागों के लिए निम्न साइज की रोलर पट्टी काम में ली जाती है। जैसे अगर आपको फिंगर पे या अंगुली पे आपको पट्टी करनी है तो 1 इंच वाला बैंडेज आप लो, 1 इंच वाला रोलर बैंडेज मिलता है, वो आप उंगलियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिर पे पट्टी करनी है तो 2 इंच वाला चाहिए, हाथ पे पट्टी करनी है तो भी 2 इंच वाला चाहिए। अगर भुजा या आर्म, अपर आर्म पे आपको पट्टी करनी है तो वहां पे 3 से 4 इंच वाला बैंडेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ट्रंक पे या धड़ पे पट्टी करनी है तो 4 से 6 इंच वाला बैंडेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर पे पट्टी करने के लिए 4 से 6 इंच वाला बैंडेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों पे या कान पे पट्टी करने के लिए 2.5 इंच वाला बैंडेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रोलर पट्टियों के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले नंबर 1 में आता है साधारण स्पाइरल बैंडेज। एक जैसे समतल एरिया वाले अंग को कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर की ओर बढ़ते हुए गोल गोल लपेटों के रूप में बांधा जाता है। हर एक टर्न पिछले टर्न को 2/3 ढक लेता है। बाहर के 1/3 या टांग के 1/3 भाग के लिए इस पट्टी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 में आता है रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। यह पट्टी कोन शेप भाग जैसे टांग, टकना, कलाई आदि पर लगाई जाती है। बैंडेज बांधने में हर चक्कर में पट्टी को नीचे की ओर ले जाना होता है। जब पट्टी 2 सर्कुलर टर्न से फिक्स हो जाती है तो उसे विपरीत दिशा में ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 में आता है रिकरेंट बैंडेज। इस प्रकार की बैंडेज सिर या स्टंप की ड्रेसिंग को स्थिर रखने के लिए की जाती है। यह बैंडेज को 2 बार लपेटने पर बनता है। पट्टी का रोल फिर बीच के भाग को कवर करने के लिए मोड़ दिया जाता है। हर एक टर्न में पिछली बार की आधी पट्टी ढक जाती है। संपूर्ण अंग के कवर हो जाने पर बैंडेज सर्कुलर टर्न लेकर समाप्त हो जाती है। दूसरा टर्न पहले सर्कुलर टर्न के ठीक ऊपर आ जाता है। देन नंबर 4 जो टाइप है उसमें क्या आता है, अंग्रेजी के 8 अंक के आकार की बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। इस प्रकार की बैंडेज जोड़ों जैसे कोहनी, टकने आदि पर बांधी जाती है। इसमें पट्टी को तिरछा के बाद एक करके ऊपर व नीचे बांधते हैं, जिसमें पट्टियों का लूप अंग्रेजी के 8 अंक के जैसा लगता है। उसके बाद जो प्रकार आता है वो है स्पाइक का। यह फिगर ऑफ 8 बैंडेज का परिष्कृत रूप है जो अंगूठे, कंधों तथा जांघ पर बांधी जाती है। इसे बांधने के लिए पहले वो दूसरे टर्न को केंद्र की ओर लपेटा जाता है तथा बाद में टर्न को केंद्र के ऊपर व नीचे एक के बाद एक लपेटकर बांध देते हैं। इसके बाद आता है सर्कुलर बैंडेज। इसमें पट्टी का हर बार वाला टर्न पहले टर्न को पूरी तरह ढक लेता है। इस प्रकार की पट्टी शुरुआत को कसने व सुरक्षित रखने के लिए होता है। तो ये तो हो गए रोलर बैंडेज। उसके बाद आता है तिकोनी पट्टी या ट्रायंगुलर बैंडेज। तिकोनी पट्टी 1 मीटर कॉटन के कपड़े को काटकर बनाई जाती है। इस प्रकार की पट्टी में 3 कोन होते हैं, यानी 3 कॉर्नर्स रहते हैं। इस तरह से ये पट्टी होती है, ठीक है।
रोलर पट्टी जो होती है वो एकदम ऐसी होती है, पैरेलल होती है रोलर पट्टियां। तिकोनी पट्टी ट्रायंगुलर होती है। इन पट्टियों का प्रयोग हाथ, पैर, सिर, कोहनी, कंधे, जांघ आदि की ड्रेसिंग को बांधने के लिए किया जाता है। इन पट्टियों का उपयोग अग्रभुजा को सहारा देने के लिए स्लिंग के रूप में भी किया जाता है। तिकोनी पट्टी को संकरी मोड़ वाली पट्टियों के रूप में मोड़ के इन्हें पैर, भुजा आदि की ड्रेसिंग को बांधने के काम में भी लाया जा सकता है। तिकोनी पट्टी को बांधने के लिए रीफ नॉट का प्रयोग करना चाहिए। स्लिंग का प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग की चोट में चोटिल अंगों को सहारा देने के लिए किया जाता है। छाती, कंधे और गर्दन की चोट में स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चोटिल, भुजा, कलाई एवं हाथ को सहारा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी वैरायटीज क्या क्या होती हैं? देखिए, स्लिंग 3 प्रकार की होती है। एक होती है भुजा की स्लिंग या आर्म स्लिंग, जो पट्टी बांधने के बाद यह भुजा को सहारा देने के लिए काम में लाई जाती है। हाथ जब फ्रैक्चर हो जाता है, आप हाथ को इस तरह से एक पट्टी डाली जाती है कंधे से हाथ तक, है ना, तो उसको आर्म स्लिंग बोली जाती है। दूसरा आता है कफ और कॉलर स्लिंग, कफ एंड कॉलर स्लिंग। यह स्लिंग कलाई में चोट और फ्रैक्चर की स्थिति में सहारा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और गर्दन पर बांधी जाती है। तीसरा आता है तिकोनी स्लिंग या ट्रायंगुलर स्लिंग। यह आर्म स्लिंग का ही परिष्कृत रूप है। फ्रैक्चर्ड कॉलर बोन को सहारा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप बैंडेज क्या होता है, बैंडेज कितने प्रकार का होता है, वो आप डिस्क्राइब करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है, देखिए, आराम एवं निद्रा के लाभ और बाधक तत्व लिखिए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एक में आपको लिखना है आराम और निद्रा के लाभ क्या हैं, दूसरे पार्ट में आपको लिखना है आराम और निद्रा के बाधक तत्व क्या हैं। तो ये हम कुछ पॉइंट वाइज करके लिखेंगे जिससे मार्क भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आराम या विश्राम हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके एवं निद्रा के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहले, विश्राम एवं निद्रा प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। बिना विश्राम किए अथवा बिना नींद निकाले किसी भी व्यक्ति के लिए दीर्घ काल तक कार्य करना संभव नहीं है। बिना विश्राम किए अथवा बिना नींद निकाले लगातार कार्य करते रहने से क्या होता है, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्राम का अर्थ केवल शांत भाव से लेट जाना या बैठ जाना मात्र नहीं है। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति काफी समय तक शारीरिक रूप से गतिहीन रहते हुए भी बिस्तर पर शांत भाव से लेटा रहता है, परंतु उसका दिमाग कई समस्याओं के समाधान हेतु उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में काफी समय के विश्राम के बाद व्यक्ति जब खड़ा होता है तो वह अपने आप को तरोताजा महसूस नहीं कर पाता है। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि विश्राम वह अवस्था है जिसके पश्चात व्यक्ति के पुनः सक्रिय अवस्था में आने पर वह अपने आप को तरोताजा महसूस करे तथा नई ताजगी, ऊर्जा एवं उमंग के साथ अपने कार्य की शुरुआत करे। बीमारी के दौरान व्यक्ति को विश्राम एवं निद्रा की आवश्यकता सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। बीमारी की अवस्था के दौरान शारीरिक अस्वस्थता के साथ बीमारी के उपयुक्त निदान, उपचार पद्धति, कोई दर्द युक्त प्रक्रिया, निकट भविष्य में होने वाली सर्जरी आदि कारणों से व्यक्ति भय एवं चिंता से ग्रसित हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे पर्याप्त निद्रा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त नींद एवं आराम कई रोगों की गंभीरता को कम करने तथा कई रोगों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्राम के दौरान व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति मिलती है, जिससे उसमें व्याप्त भय और चिंता कम होती है। फ्रैक्चर वाले रोगियों में विश्राम अस्थियों के जुड़ने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। पोस्ट ऑपरेटिव रोगियों में विश्राम दर्द को कम करता है तथा घाव के भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। हृदय रोगों से ग्रसित रोगियों में विश्राम अत्यधिक लाभदायक होता है। यह कार्डियक मांसपेशियों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को कम करता है तथा हृदय के कार्यभार या कार्डियक वर्कलोड को भी कम करता है। विश्राम करने से शिराओं के रक्त संकुलन या वेनस कंजेशन में भी आराम मिलता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है, अच्छा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे विश्राम और निद्रा के फायदे आप लोग लिख सकते हैं, और भी आप लोग अपने मन से कुछ अगर आपको लगता है तो आप इसमें पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन का था वो था आराम एवं निद्रा के बाधक तत्व क्या है।
तो बाधक तत्व क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आराम या निद्रा में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हैं, आपको अगर कुछ और पॉइंट समझ में आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान ना करना, रोगी में रोग के निदान अथवा उपचार के संबंध में कोई भय या चिंता का होना, रोगी का विश्राम स्थल शांत, आरामदायक एवं अच्छे संवातन युक्त ना होना, रोगी का बिस्तर साफ सुथरा या सलवटों रहित ना होना, रोगी के विश्राम के समय मंद प्रकाश का ना होना या संपूर्ण अंधकार का होना, तेज या चकाचौंध युक्त प्रकाश का होना, बहुत ज्यादा लाइट हो तब भी आप नहीं सो पाते हो, या फिर एकदम अंधेरा हो जाए तब भी आप नहीं सो पाते हो, डर लगता रहता है ना। तो रोगी की व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता का ना होना, आसपास गंदगी मौजूद हो तो आप सो नहीं पाओगे, आपको बदबू में नींद कहाँ आएगी। यदि रोगी सो रहा है तो उसकी नींद में व्यवधान उत्पन्न करना, सोते हुए रोगी को आप उठा रहे हो, उठो उठो मेडिसिन लगेगा, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सोते समय उसके परिजन या सगे संबंधी का मिलना, कोई मिलने आ गया, रोगी सो रहा है और आप उसको अंदर भेज दे रहे हो, तो सोते समय परिजनों को भी अंदर नहीं भेजना चाहिए। रोगी आराम करे, जब रोगी जाग जाए तब आप उसको किसी से मिलने दीजिए। सोते समय कोई भी दर्द युक्त नर्सिंग प्रक्रिया करना, तो वो भी उसकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकती है। विश्राम के दौरान रोगी के कपड़े अत्यंत तंग होना, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े अगर उसने पहन रखे हैं तो उससे भी उसको आराम से नींद नहीं आएगी। आरामदायक स्थिति में ना लेटना, आवश्यकता अनुसार तकिया कंबल आदि उपलब्ध ना होना, रात को सोते समय रोगी को पर्याप्त भोजन या दूध ना मिलना, खाली पेट ही आप उसको सुला रहे हो, मतलब अब ऑपरेशन वाला रोगी है उस पे तो आप खाना नहीं दोगे, लेकिन जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनको तो खाना दे सकते हैं ना, जनरल वाले पेशेंट्स हैं उनको खाना दे सकते हैं, तो वो अगर खाना नहीं खाए, उनको भूख लग रही है तो नींद कहाँ से आएगी। दिन के समय बिल्कुल व्यायाम ना करना, व्यायाम रोगी में हल्की थकान उत्पन्न कर नींद को प्रेरित करता है, तो हल्का फुल्का हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि तुम चलो फिरो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो हल्का फुल्का हाथ पैर का, है ना, ज्यादा नहीं, पर रोगी है उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के लिए आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा चेस्ट एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाओ, फिजियोथेरेपी आप करो, है ना। तो ये सब करने से क्या होता है, ये सब करने से नींद प्रेरित होती है, अच्छी नींद आती है। अगर वो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, हर वक्त वो पड़ा ही रहता है, तो उसको अच्छे से नींद नहीं आएगी। यदि मलमूत्र के लगातार प्रवाह के कारण रोगी के वस्त्र गीले हों तो गीले वस्त्र आराम एवं नींद में बाधा उत्पन्न करते हैं। नींद को प्रेरित करने के लिए आवश्यकता अनुसार तथा चिकित्सकीय परामर्श अनुसार रोगी को दर्द निवारक दवाएं या सिडेटिव दवाएं दी जानी चाहिए। अगर उसे ये दवाइयां ना मिले तो भी उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, उसको नींद नहीं आएगी। उसको दर्द अगर हो रहा है, आपने पेन किलर नहीं लगाया तो वो कैसे सोएगा। मरीज की आवश्यकता अनुसार उसे आराम का साधन उपलब्ध ना हो तो मरीज के आसपास बहुत शोर हो रहा हो, अत्यधिक गर्मी या सर्दी हो रही हो, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मरीज की नींद या उसके आराम में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आपको कुछ और पॉइंट समझ में आए तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है, शैया प्रबंध से क्या समझते हैं, शैया प्रबंध क्या होता है और शैया वाले रोगी की सामान्य परिचर्या का संक्षेप वर्णन कीजिए। शैया प्रबंध, शैया का मतलब क्या होता है, बेड। जो बेड हम रोगी को देते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसको आपको कैसे तैयार करना चाहिए, उसी को शैया प्रबंध कहा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं इसके आंसर में हमें क्या लिखना है। देखिए, शैया प्रबंध या जिसको बिस्तर तैयार करना या बेड मेकिंग कही जाती है, इसकी परिभाषा क्या है। शैया प्रबंध या बिस्तर बनाने से तात्पर्य ऐसी विशेष प्रक्रिया से है जिसमें मरीज की स्थिति के अनुसार उसे अधिक आरामदायक स्थिति देने के लिए विशेष प्रकार से बिस्तर तैयार किया जाता है। तो किस प्रकार का पेशेंट है उस हिसाब से आपको उसके बेड तैयार करने होते हैं। किसी को हार्ड बेड चाहिए, किसी को मैट्रेस चाहिए, है ना, किसी को बिना तकिए के सोना है, किसी को तकिए के साथ सोना है, किसी को बेड की पोजीशन बेंड रखनी है 30 डिग्री 45 डिग्री पर, किसी को फ्लैट लेटना है। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार जब आप बेड तैयार करते हो उसको शैया प्रबंध कहा जाता है। अस्पताल में प्रयुक्त होने वाले पलंग घर के प्रयुक्त किए जाने वाले पलंगों से भिन्न होते हैं। इनका आकार एवं उपयोग का तरीका, जैसे पलंग को मोड़ना, ऊपर उठाना आदि भी अलग होते हैं। अस्पताल में उपयोग होने वाले जो पलंग हैं उनकी सामान्य लंबाई 1.9 मीटर
होती है तथा ऊंचाई 66 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई लगभग 3 फीट की होती है। पलंग पर बिस्तर बनाने के लिए जो बिस्तर या सामान उपयोग में लाते हैं वो निम्न है। क्या क्या सामान हमें चाहिए बेड मेकिंग के लिए? देखिए, एक गद्दा मैट्रेस चाहिए, चादर या बेडशीट चाहिए, ड्रॉ शीट एक चाहिए, ड्रॉ मैकिंटॉश एक चाहिए, तकिया एक चाहिए, तकिए का कवर होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, पलंग पोश होनी चाहिए, फुटबोर्ड होना चाहिए और बेड क्रेडल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें उस बेड में अटैच होनी चाहिए। इसके बाद शैया वाले रोगी की सामान्य परिचर्या कैसे की जाती है, यानी जो बेड रिडन पेशेंट होता है, जो बेड में पड़ा हुआ है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो उसकी देखभाल आप कैसे करोगे? लंबे समय से बिस्तर पर रहने वाले मरीज की नर्सिंग देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। सबसे पहले रोगी के दर्द की तीव्रता को पूछकर नोट किया जाए, पेन साइट को स्थिर रखने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं एवं रोगी को इसे स्थिर रखने के लिए एनकरेज किया जाता है। सपोज फ्रैक्चर का पेशेंट है, उसको तो बेड रेस्ट चाहिए, वो बेड से उठ नहीं सकता है और उसको अपने पैर हिलाने भी नहीं है। जो फ्रैक्चर साइट है, पैर टूट गया है, टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हुआ है, ह्यूमरस फ्रैक्चर तो हुआ है, तो वहां पे पैर आपको स्थिर रखना होता है, आप उसको हिला नहीं सकते हो, है ना। तो उसके लिए पेशेंट को एनकरेज किया जाता है कि इसको आप स्थिर रखिए। रोगी को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक भी प्रोवाइड किया जाता है, पेन किलर जो डॉक्टर ने लिखे हैं वो देना चाहिए। यदि सीवियर पेन हो रहा हो तो ओपियोइड एनाल्जेसिक भी दिए जाने चाहिए। रोगी के शरीर में हाइड्रेशन लेवल की जांच की जानी चाहिए एवं पता लगाना चाहिए कि डिहाइड्रेशन या ओवर हाइड्रेशन तो नहीं है, तो उसकी IVF उसी हिसाब से कंट्रोल करके रखनी चाहिए कि कितना आपको फ्लूइड लगाना है। रोगी की ब्लड इन्वेस्टिगेशंस को देख के इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करना चाहिए और किसी प्रकार की विसंगति होने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। रोगी का इनपुट और आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर रोगी बेड रिडन है तो जरूर उसका कैथेटर लगा हुआ, क्योंकि वो उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकता है ना। तो जो भी कैथेटर उसका लगा है उसमें यूरिन का आउटपुट कितना हो रहा है और कितना फ्लूइड उसका चल रहा है, उसका चार्ट बिल्कुल मेंटेन होके रहना चाहिए। जितना जल्दी संभव हो सके रोगी को चलने फिरने के लिए समर्थ बनाएं, जिससे समस्याओं को कम किया जा सके। मरीज को एक्सरसाइज के बारे में बताएं। रोगी को कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए माइल्ड लैक्सेटिव भी दिए जा सकते हैं। रोगी को पर्याप्त मात्रा में ओरल फ्लूइड भी प्रोवाइड किया जाए, पानी पिला सकते हैं, दाल का पानी पिला सकते हैं, पतली खीर पिला सकते हैं, है ना। तो ओरल उसका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। यदि ओवर हाइड्रेशन की स्थिति हो तो संबंधित चिकित्सक को सूचित कराना चाहिए एवं आदेश अनुसार डायूरेटिक्स दी जानी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा उसमें हाइड्रेशन हो रहा है, पानी की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वहां पे डायूरेटिक इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। रोगी को डाइट चार्ट के अनुसार भोजन प्रोवाइड करना चाहिए। रोगी को बैलेंस डाइट देना चाहिए, सारे उसको न्यूट्रिएंट्स सही से मिल रहे हैं या नहीं ये चेक करके उसको खाने की चीजें देनी चाहिए। रोगी की पोजीशन बदलते रहनी चाहिए ताकि रोगी को बेड सोर ना हो। प्रभावित भाग को कलर, वार्मथ, सर्कुलेशन एवं मूवमेंट के साथ नियमित अंतराल पर एसेस करना चाहिए। तो जो भी पार्ट उसका अफेक्टेड है रोगी का, उस पार्ट को बार बार चेक करते रहना चाहिए कि इसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा, सर्कुलेशन सही से हो रहा है कि नहीं, कहीं वो हाथ पैर ठंडे तो नहीं पड़ रहे हैं, मूवमेंट हो रही है कि नहीं, तो ये सब देखते रहना चाहिए। प्रभावित भाग में संक्रमण के चिन्ह व लक्षणों जैसे फॉल ऑर्डर, हीट, रेडनेस एवं पेन, यानी कहीं से बदबू आ रही है या फिर कोई जगह जरूरत से ज्यादा गर्म हो रही है, लाल हो रही है, तो ये सब चीजें भी देखनी चाहिए कि वहां कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, आदि को मॉनिटर करते रहना चाहिए। प्रभावित भाग पर स्किन प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए। मरीज को इमोबिलिटी के कॉम्प्लिकेशन के लिए एसेस करते रहना चाहिए तथा उन्हें प्रिवेंट करने के लिए आवश्यक उपाय करते रहना चाहिए। जैसे मरीज को प्रत्येक 2 घंटे में करवट दिलाएं तथा डीप ब्रीदिंग व कफिंग के लिए कहें। तो मरीज को आप हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज अगर करवाओगे तो उसमें बेड सोर नहीं होगा, उसमें कोई घाव नहीं बनेगा। उसके अलावा उसको गहरी गहरी सांसें लेना, खांसना, तो इससे क्या होगा, बॉडी खांसने से पूरी बॉडी हिलती है, तो पूरी बॉडी में एक मोबिलिटी आ जाएगी, एक एक्टिवनेस आ जाएगा। तो उसको बोलना चाहिए बीच में कि आप गहरी गहरी सांसें लो, थोड़ा खांसो बीच बीच में, ऐसे बोलना चाहिए। रोगी का TPR, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, TPR का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, ये चेक करते रहना चाहिए एवं BP चार्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। रोगी को सभी मेडिसिन सही समय पर, सही मात्रा में, सही मार्ग से प्रोवाइड करनी चाहिए। सदैव इमरजेंसी ट्रॉली तैयार रखनी चाहिए। कुछ भी इमरजेंसी हो आप पेशेंट को तुरंत
हेल्प कर सके उसकी तैयारी आपको पहले ही बनाए रखनी चाहिए। किसी भी कॉम्प्लिकेशन का पता लगते ही तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। रोगी के SpO2 स्तर को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार रोगी को एयर या वाटर मैट्रेस प्रोवाइड करना चाहिए। रोगी के जिस पार्ट में दर्द हो रहा हो उसे स्थायी रखने के लिए सैंड बैग का यूज करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ट्रैक्शन का भी यूज करना चाहिए। प्राय ऑर्थोपेडिक डिजीज के बाद रोगी को पुनर्वास में समस्या आती है, क्योंकि लंबे समय तक खर्चीले इलाज के कारण वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक रूप से पुनर्वास में परेशानी का अनुभव करता है। ऐसे में रोगी को निम्न प्रकार सहायता की जानी चाहिए। यदि रोगी विकलांग हो गया है तो विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बतानी चाहिए एवं उसके लाभ बताने चाहिए। रोगी को परिवहन एवं रेल विभाग द्वारा विकलांगों को दिए जाने वाले लाभ बताने चाहिए। रोगी को कृत्रिम उपकरण जो सहायक हो सकते हैं प्रोवाइड करने वाली संस्थाओं के बारे में बताना चाहिए, जैसे समाज कल्याण विभाग है, रोटरी संस्थाएं एवं श्री महावीर विकलांग सेवा समिति आदि। रोगी को अनुकूल रोजगार के विकल्प बताने चाहिए एवं इन्हें प्राप्त करने में सहायक विभाग के बारे में भी बताना चाहिए। तो रोगी को आप जिस प्रकार से भी हेल्प कर सकते हो, आपको अपने हिसाब से उसे हेल्प करते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर कोई पॉइंट आपको और समझ में आ रहा है आप वो भी लिख सकते हो। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का है, देखिए क्या है। क्या उसने पूछा है, परिचारिका का अस्पताल के कार्यकलापों, स्वास्थ्य सेवाओं एवं समाज के स्वास्थ्य निर्माण में क्या महत्व है, लिखें। तो अस्पताल में या हॉस्पिटल एरिया में, उसके वर्किंग एरिया में नर्स के कार्यकलाप की क्या महत्व है, वो कैसे काम करती है और उसके काम की इम्पोर्टेंस क्या है। और स्वास्थ्य सेवाओं एवं समाज के स्वास्थ्य निर्माण में, तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ की कंडीशन मेंटेन होके रहे, हेल्थ फैसिलिटीज रोगियों तक पहुंचे, तो ये सब करने में एक नर्स का महत्व क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अस्पताल के कार्यकलापों में नर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होती है। तो एक हॉस्पिटल में जब एक नर्स जॉब कर रही है तो बहुत सारे काम उसको करने होते हैं, तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है देखभाल करना। व्यावसायिक नर्स सावधानी पूर्वक रोगी का आंकलन कर उसकी आवश्यकता अनुसार उसे नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। संस्थागत नर्स नर्सिंग देखभाल के क्रियान्वयन के दौरान चिकित्सकीय दिशा निर्देशों का अनुकरण करती है, जबकि समुदाय में देखभाल प्रदान करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रोगी की देखभाल संबंधित सभी निर्णय स्वयं ही लेनी पड़ती है। ऐसे नर्स वार्ड में भर्ती रोगी को नर्सिंग देखभाल प्रदान करते समय निम्न प्रक्रियाओं का संपादन करती है। रोगी का आंकलन करना, रोगी के लिए आरामदायक बिस्तर तैयार करना, कैथेटर डालना, भोजन नली डालना, एनिमा लगाना, घाव की ड्रेसिंग करना, रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने हेतु त्वचा की देखभाल, मुखिया देखभाल, बालों की देखभाल, नाखूनों की देखभाल, पेरिनियल देखभाल आदि प्रदान करना। मरीज के अस्पताल में प्रवेश करने से लेकर उसके अस्पताल छोड़ने तक नर्स मरीज के सुधार के लिए प्रयासरत रहती है। अस्पताल में भर्ती मरीज की दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उन्हें संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नर्स मरीज को दवाइयां देती है, व्यक्तिगत आरोग्य बनाए रखने, भोजन कराने, उत्सर्जन क्रियाएं करवाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। नर्स का प्रथम कर्तव्य मरीज की देखभाल करना है। इस प्रकार नर्स द्वारा उपयुक्त देखभाल किए जाने पर मरीज में आत्मविश्वास एवं हौसला जागृत होता है तथा वह जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। मरीज की देखभाल करने के अलावा भी एक हॉस्पिटल में नर्स की और भी बहुत सारी ड्यूटियां रहती हैं। जैसे नंबर 2 में देखिए परामर्शदाता। नर्स मरीज के लिए परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करती है। वह मरीज एवं साथ साथ उसके परिवार वालों को भी स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देती है। नर्स परामर्श देते समय मरीज की समस्याओं, चाहे वो मानसिक हो अथवा शारीरिक, सभी को सुनती है। उस व्यक्ति के तनाव के स्तर को समझती है एवं अपने प्रशिक्षण एवं अभ्यास के प्राप्त ज्ञान के आधार पर उचित समाधान कर मरीज को समस्याओं के समाधान हेतु सकारात्मक उपाय बताती है। इस परामर्श से उस व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है एवं वह अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच विकसित कर स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। उसके बाद नर्स एक शिक्षक के रूप में भी कार्य करती है।
नर्स एक शिक्षक के रूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकती है। नर्सिंग के क्षेत्र में नर्स शिक्षक के रूप में नर्सिंग छात्रों को शिक्षित करने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों तरीकों को अपनाती है, जिससे छात्र सही प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त कर नर्सिंग प्रैक्टिस कर उनकी सेवा कर सके जो उनसे इसकी अपेक्षा रखते हैं। उसके बाद एक नर्स को अच्छी संप्रेषक के हिसाब से भी काम करना होता है। जैसे एक नर्स को अच्छा संप्रेषक होना आवश्यक होता है, क्योंकि नर्स सभी उम्र, सभी वर्ग तथा सभी समुदायों के लोगों को सेवा प्रदान करती है। एक अच्छे संप्रेषण से नर्स मरीज की सेवा करने में या किसी प्रक्रिया को करने में मरीज की सहायता या सहमति आसानी से प्राप्त कर सकती है। अच्छी संप्रेषण कला होने पर ही नर्स मरीज की परेशानियों को समझ सकती है एवं मरीज एवं डॉक्टर के मध्य एक कड़ी का काम कर मरीज की परेशानी डॉक्टर को अच्छी तरह से समझा सकती है। नर्स को रोगी अथवा उसके परिजनों द्वारा रोगी की देखभाल के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब भी स्पष्ट एवं समझ में आने वाली योग्य भाषा में धैर्य के साथ देना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य दल के साथ कार्य या टीम वर्क में भी नर्स का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। एक अच्छी नर्स अपने स्वास्थ्य टीम में अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए एवं उनका निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य दल के साथ काम करती है। वह स्वास्थ्य दल के सभी सदस्यों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखती है। एक नियंत्रक के रूप में भी नर्स अपनी ड्यूटी निभाती है। जैसे नर्स अपने रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक के रूप में भी कार्य करती है। वह अपने वार्ड या कार्य क्षेत्र में मौजूद रोगियों के लिए प्लान किए जाने वाले एवं क्रियान्वित किए जाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है तथा इनका सही दिशा में होना सुनिश्चित करती है। वह अपनी अधीनस्थ सभी कर्मचारियों द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखती है तथा उन्हें उपयुक्त सलाह मशवरा भी प्रदान करती है। एक अनुसंधानकर्ता के हिसाब में भी नर्स काम करती है। जैसे नर्स अपने मरीजों की सेवा करने के अतिरिक्त नर्सिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करने में भी अपना योगदान दे सकती है। नर्सिंग में रिसर्च रोगी को प्रदान की जाने वाली रोकथामात्मक, प्रिवेंटिव, नैदानिक, डायग्नोस्टिक तथा उपचारात्मक देखभाल की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए की जाती है। इसके बाद प्रबंधक। व्यावसायिक नर्स अपने रोगियों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधक के रूप में भी कार्य करती है। इस दौरान वह रोगी की देखभाल के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का उपयुक्त होना सुनिश्चित करती है। देखभाल से संबंधित सभी आवश्यक दवाइयों, उपकरणों तथा अन्य सामग्रियों का उपयुक्त ढंग से रखरखाव करना भी उसके प्रबंधकीय कार्यों में ही आता है। इस तरह से एक नर्स हॉस्पिटल में बहुत सारे रोल को अदा करती है। ठीक है। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो है स्वास्थ्य सेवाओं एवं समाज के स्वास्थ्य निर्माण में नर्स का क्या महत्व है। तो आइए उसमें देखते हैं क्या लिखा जाएगा। व्यावसायिक नर्स रोगियों, उनके परिजनों तथा समुदाय के अन्य सभी सदस्यों को उनमें स्वास्थ्य के उन्नयन, पुनः स्थापन तथा बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करती है। वह रोगियों अथवा समुदाय के अन्य लोगों को इनकी आवश्यकता अनुसार निम्न बिंदुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा देती है। जैसे रोगावस्था के दौरान चिकित्सकीय दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करना, जैसे समय पर दवा लेना आदि। शरीर में किसी भी असामान्य लक्षण के दिखाई देने पर बिना लापरवाही किए चिकित्सक की सलाह लेना, स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाना, पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीकाकरण करवाना, प्रसव अस्पताल में ही करवाना आदि। इसके अलावा रोगियों की आवश्यकता अनुसार अन्य बिंदुओं पर भी सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा आपको और भी कुछ पॉइंट समझ में आए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।